I welcome you all in my lecture of polity, wherein we will cover Article 17 to 22 of the Constitution of India. So let's begin. Article 17, Abolition of Untouchability. This clause abolishes untouchability and forbids its practice in any form. Offenders can be punished under the law. Abolition of title. So what are titles? No state conferring titles except military or academic ones. Military or academic title can be conferred, but except that no other titles can be conferred. Article 18 clause 2, Indian citizens cannot accept foreign titles. If you are Indian citizen, you cannot accept foreign titles. Article 18 clause 3, non-citizen in state offices requires president's assent to accept foreign titles. Non-citizens in state offices requires the president's assent to accept foreign titles. मतलब अगर नॉन सिटीजन है यानी क्या बाहर का नागरिक नहीं, गैर नागरिक जो है स्टेट के ऑफिस में है, स्टेट जो आर्टिकल 12 में बताया गया है उसमें अगर उन लोगों को फॉरेन टाइटल मिलता है, माने वो भारत का नागरिक नहीं है, बाहर का है, तो उसको मिलता है तो प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिएगा, प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए तब वो टाइटल उसको मिल जाएगा. क्लॉज 4, स्टेट ऑफिसेस होल्डर मस्ट ऑल्सो सीक प्रेसिडेंशियल कंसेंट फॉर एनी गिफ्ट और ऑफिस फ्रॉम फॉर स्टेट. माने स्टेट का ऑफिस होल्डर है उसको भी प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा कोई भी गिफ्ट या ऑफिस जो फॉरेन स्टेट से कोई भी गिफ्ट मिले उसके लिए. आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिगार्डिंग कुछ प्रोटेक्शन दिए गए आर्टिकल 19 में. पहला, सिटीजन हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का क्या है, अधिकार बताया गया है. क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट है ये हमारा. क्लॉज बी, पीसफुल असेंबली यानी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं. क्लॉज सी, फॉर्म एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं. क्लॉज 5, फ्री मूवमेंट कर सकते हैं. क्लॉज 1 का ए बी सी डी है, ये फ्री मूवमेंट हो गया ना, 4 हो. फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, पीसफुल असेंबली हो गया, एसोसिएशन बना सकते हैं, फ्री मूवमेंट हो सकता है, ई में रिसाइड कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, रेसाइड एंड सेटल कर सकते हैं. एफ वाला जो क्लॉज है वो हट गया है, वो प्रॉपर्टी वाला राइट था. फिर उसके बाद जी में एंगेज कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशन या ट्रेड में. तो ये हो गया 19 क्लॉज 1. 19 क्लॉज 1 के साउ एमआरपी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ए फॉर असेंबली, साउ, यू फॉर यूनियन. एमआरपी मैंने मूवमेंट. पी फॉर प्रोफेशन, एमआरपी. आर फॉर रिसाइड, एमआरपी. आर फॉर रिसाइड, पी फॉर प्रोफेशन. तो ये हो गया साउ एमआरपी हो गया. फिर 19 का क्लॉज 2 क्या है, दिस राइट्स कैन बी लिमिटेड बाय लॉज दैट सर्व नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर. मतलब अगर ये राइट्स का ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसको हम पब्लिक ऑर्डर, नेशनल इंटरेस्ट के ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं स्टेट. यह हो गया बात. 19 क्लॉज 3 और 4 का हो गया, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं असेंबली पर, एसोसिएशन पर, मूवमेंट पर, पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी के ग्राउंड पर. ठीक है. क्लॉज 5 और 6 ये राइट्स लॉज के सब्जेक्ट में है जो गवर्न करें, क्वालिफिकेशन गवर्न करते हैं प्रोफेशन और स्टेट ऑपरेटेड बिजनेसेस के. दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू लॉज गवर्निंग क्वालिफिकेशन फॉर प्रोफेशन एंड स्टेट ऑपरेटेड बिजनेसेस. स्टेट के द्वारा ऑपरेटेड बिजनेस जो हैं वो क्वालिफिकेशंस का जो लॉ है वो बना सकते हैं. तो अगर कोई ऐसा बिजनेस का जो अधिकार दे दिया है, प्रोफेशन का अधिकार देते, तो इसका मतलब नहीं है कि बिना लाइसेंस के बिजनेस करेंगे. लाइसेंसेस वो स्टेट ऑपरेटेड बिजनेस प्रोफेशंस की क्वालिफिकेशन की कानून बना सकते हैं. तो ये अधिकार उन कानूनों के कंडीशन के अंतर्गत आता है. जो भी कानून होते हैं, जो प्रोफेशनल कंडक्ट का कानून होता है, स्टेट का बिजनेस का लाइसेंसेस से रिलेटेड जो भी कानून है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बिजनेस करने से पहले, तो वो सारे कानूनों के अंतर्गत आता है. ठीक है. एब्सोल्यूट नहीं अधिकार बिजनेस का करने का अधिकार या प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का अधिकार. आर्टिकल 20 के प्रोटेक्शन है, ऑफेंसेस से कन्विक्शन के रेस्पेक्ट में प्रोटेक्शन है. कोई भी इंसान को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है लॉ के अलावा, लॉ इन फोर्स के अलावा, उस समय के लिए या किसी भी ज़्यादा पेनल्टी नहीं दे सकते जितना उसको पेनल्टी मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा पेनल्टी नहीं उसको दे सकते हैं. क्लॉज 1. क्लॉज 2 क्या है, कोई भी आदमी को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार नहीं कर सकते हैं, 2 बार सजा नहीं दे सकते हैं.
20 क्लास 3 के कोई इंसान को फोर्स नहीं कर सकते कि वो खुद के अगेंस्ट में टेस्टिफाई करें। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन और लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का। इंडिविजुअल को, इंसान को लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से बिना लीगल प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के अलावा उससे उसका अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। आर्टिकल 21A का है एजुकेशन का अधिकार। स्टेट को प्रोवाइड करना पड़ेगा फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रंस को जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं। 22 में प्रोटेक्शन दिया गया अरेस्ट और डिटेंशन का कुछ केसेस में। 22 क्लॉज 1 में अरेस्टेड इंडिविजुअल्स को बताना पड़ेगा कि किस वजह से ग्राउंड क्या है अरेस्ट करने का, और उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है, लॉयर लेने का अधिकार है, उसको अपने लॉयर से कंसल्ट करने का अधिकार है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में बताते हैं कि दे मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, तो उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट में के पास लेके जाना पड़ेगा। आर्टिकल 22 क्लॉज 3 एक्सेप्शन अप्लाइड टू एनिमी एलियन एंड दोज डिटेन अंडर प्रिवेंटिव लॉस। एक्सेप्शंस हैं, माने एनिमी एलियन अगर पकड़ा गया है, पाकिस्तानी कोई पकड़ा गया है या आतंकवादी पकड़ा गया है, तो उसको ऐसा नहीं है कि 24 घंटे के अंदर जो रूल है वो अप्लाई होगा उसमें, या प्रिवेंटिव लॉस के अंदर किसी को डिटेन किया गया है तो वो 24 घंटा का रूल और वो जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने का ये सब चीज़ इसमें एक्सेप्शन में आ जाता है। हाय वेलकम। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्सीड नहीं कर सकता 3 महीने के ऊपर बिना एडवाइजरी बोर्ड के अप्रूवल के। अगर एडवाइजरी बोर्ड अप्रूवल नहीं दे रहा है तो 3 महीने के ऊपर से ज़्यादा बिना उसके अप्रूवल के 3 महीने से ऊपर नहीं रख सकते प्रिवेंटिव डिटेंशन में। 22 क्लॉज 4। 22 क्लॉज 5 में क्या बताया कि ग्राउंड डिटेंशन का उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा और उसमें रिप्रेजेंटेशन का भी अलाउ करना पड़ेगा कि जैसे उसको अपना लॉयर को कंसल्ट करने का अधिकार है, तो वो आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में बताया गया। आर्टिकल 22 क्लॉज 6 में क्या बताया, अथॉरिटीज कैन विथहोल्ड सर्टेन इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रख सकते हैं अथॉरिटीज। आर्टिकल 22 क्लॉज 7 में पार्लियामेंट कैन डिफाइन रूल्स रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड एडवाइजरी बोर्ड प्रोसीजर। एडवाइजरी बोर्ड का जो प्रोसीजर्स है और उसकी प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिगार्डिंग जो भी रूल्स है उसको पार्लियामेंट डिफाइन कर सकते हैं, पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं उसके ऊपर, प्रिवेंटिव डिटेंशन एडवाइजरी बोर्ड के प्रोसीजर के ऊपर। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी की एवोल्यूशन की बात करी गई है। ये क्लॉज अनटचेबिलिटी को खत्म करता है और इसकी किसी भी तरह का प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करता है। ये लोग जो करेंगे उसको कानून किस तरह से सजा मिलेगी कानून की तरफ से। आर्टिकल 18 में टाइटल्स का एवोल्यूशन में किसी भी स्टेट द्वारा टाइटल नहीं दिया जा सकता है, सिर्फ मिलिट्री या एकेडमिक टाइटल को छोड़ दिए। एकेडमिक टाइटल जैसे मिलता है हमको LLB, मिलिट्री टाइटल मिलता है, वो सब अलाउ है, लेकिन उसके अलावा कोई भी टाइटल नहीं मिल सकता किसी को। आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में इंडियन नागरिक टाइटल नहीं ले सकता है। आर्टिकल क्लॉज 3 में जो नॉन सिटीजन है, स्टेट ऑफिस में है, अगर नॉन सिटीजन है मतलब बाहर के है, भारत का नागरिक नहीं है, तो उनको प्रेसिडेंट की अनुमति लेके फॉरेन टाइटल्स लेना पड़ेगा अगर फॉरेन टाइटल मिल रहा है उनको, ठीक है। आर्टिकल 18 क्लॉज 4 स्टेट ऑफिस होल्डर को फॉरेन स्टेट से बिना किसी गिफ्ट या ऑफिस के लिए भी प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कोई भी गिफ्ट मिलता है ना स्टेट ऑफिस होल्डर को, फॉरेन गिफ्ट मिलता है, तो उसमें प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए। आर्टिकल 19 का कुछ राइट्स के प्रोटेक्शंस के बारे में बताता है स्पीच के रिगार्डिंग। नागरिकों के पास ये राइट्स है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अनुसार कि बोलने की आज़ादी है। 19(1)(b) के 1A के हिसाब से 19(1)(b) के हिसाब से शांति तरीके से जो है इकट्ठा होने का आज़ादी है, असेंबल होने का आज़ादी। 19(1)(c) में क्या बताया, एसोसिएशन बनाने का आज़ादी है। 19(1)(d) में भारत में कि कहीं भी घूमने की आज़ादी है, रिसाइड एंड सेटल हो जाने की आज़ादी है। 19(1)(e) में कहीं भी रहने की आज़ादी है। 19(1)(f) जो था प्रॉपर्टी का अधिकार था वो हटा दिया गया। 19(1)(g) में किसी भी प्रोफेशन या ट्रेड में काम करने का आज़ादी, राइट टू प्रोफेस बिजनेस एंड प्रोफेशन। 19(1)(g) तक है। SAMRP बता दिया मैंने पहले। 19 का क्लॉज 1 खत्म हुआ। 19 का क्लॉज 2 क्या है, जो अधिकार या कानून से लिमिट हो सकते हैं, ये जो राइट्स हैं उन कानून से लिमिट हो सकते हैं जो राष्ट्रीय हित या पब्लिक ऑर्डर के लिए बनाए गए हों। राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक ऑर्डर के बनाए गए कुछ भी रेगुलेशन है जिसमें अगर राइट्स वायलेट होते हैं, राइट्स अगर आपका एक्सरसाइज अगर कर रहे हो आप, तो पब्लिक ऑर्डर में वो सही नहीं हो या नेशनल इंटरेस्ट में वो चीज़ सही नहीं है, तो फिर उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उन राइट्स को। आर्टिकल
19 का क्लॉज 2 हो गया। 3 और 4 में एक ही बात बताएगा, असेंबली एसोसिएशन और मूवमेंट जो है, असेंबल होना, पीसफुली असेंबल हो रहे हैं, अगर एसोसिएशन बना रहे हैं या मूवमेंट भी कर रहे हैं, उन पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अगर पब्लिक ऑर्डर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या मोरालिटी के लिए वो सही लग रहा है। पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के हिसाब से वो सही लग रहा है तो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसमें। आर्टिकल 19+5(6) में बताया गया कि राइट्स उन लॉज के अधीन है जो प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन या स्टेट ऑपरेटेड बिजनेस को गवर्न करते हैं। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन बताया गया है ऑफेंसेस के कन्विक्शन के रेस्पेक्ट में। क्लॉज 1 ने बताया किसी को भी उस एक्ट के लिए सजा नहीं दिया जा सकता जब तक वो लॉ उस समय एप्लीकेबल ना हो, और ना ही उन्हें ज्यादा सजा दी जा सकती है। अगर लॉ एप्लीकेबल नहीं है वो लॉ, तो उस लॉ के हिसाब से सजा नहीं दी जा सकती, और उससे ज्यादा जो डिफाइन करी गई है लॉ में उससे ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। क्लॉज 20 का क्लॉज 2 क्या है, एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या बताया, किसी को भी अपने खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 में बताया गया प्रोटेक्शन है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का, किसी भी व्यक्ति को बिना लीगल प्रोसीजर के जिंदगी या पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता। सो नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है। 21 है राइट टू एजुकेशन, राज्य को 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी होगी। 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में अरेस्ट और डिटेंशन में प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1, जो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है उससे गिरफ्तारी के कारण को बारे में बताना पड़ेगा उनको, है कि किस लिए गिरफ्तारी की गई है, और उसे अपने लॉयर से सलाह लेने का अधिकार है। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। उसको आप 24 घंटे से ऊपर नहीं रख सकते पुलिस स्टेशन में। ठीक है, तो ये अधिकार है उनका। आर्टिकल 22 क्लॉज 3 में एलियन एनिमी और प्रिवेंटिव लॉस के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को के लिए कुछ एक्सेप्शन है। तो वो जो रूल्स है, जो फेवरेबल पॉइंट्स हैं, वो अप्लाई नहीं होते एलियन एनिमी के लिए। आतंकवादी या बाहर के देश के जो भी लोग हैं वो एलियन एनिमी है, जो आतंकवादी कंट्री या दुश्मन कंट्री के एलियन एनिमी है, दुश्मन कंट्री के नागरिक हैं, तो उसके लिए ये कानून जो है ना, फेवरेबल वाला कानून, प्रोटेक्शन वाला, अधिकार वाला कानून, वो अप्लाई नहीं होता है। नंबर 4, प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता बिना एडवाइजरी बोर्ड की अनुमति के। एडवाइजरी बोर्ड अनुमति देगा तब वो 3 महीने तक से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं, ऐसे 3 महीने से ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं किया जा सकता। 22 क्लॉज 4, 22 क्लॉज 5, डिटेंशन के लिए ग्राउंड्स बताने चाहिए और व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाना चाहिए। डिटेंशन का ग्राउंड्स भी बताना पड़ेगा और उस इंसान को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाना पड़ेगा। 22 क्लॉज 5, 22 क्लॉज 6, अथॉरिटीज कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डिस्क्लोज नहीं कर सकती। क्लॉज 6 में बताया 22 क्लॉज 6 में कि पब्लिक अथॉरिटीज जो भी है ना, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन को छुपा के रखना, कंसील करना जरूरी होता है अगर उनके लिए, तो वो कंसील करेगी। 22 क्लॉज 7, पार्लियामेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन और एडवाइजरी बोर्ड के प्रोसीजर के नियम बना सकती है। पार्लियामेंट जो प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ या एडवाइजरी बोर्ड का प्रोसीजर जो है, किस प्रोसीजर से एडवाइजरी बोर्ड चलेगा, उसके लिए नियम रूल्स बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 17 to 22। ये तो हो गया, मैंने आपको बताया। अब इसकी जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या बोलती है वो मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जो आपने समझा अभी आप वो उसको सुनो, हैं, जो आप उसको देखो, सुनो, एक्चुअली देख तो नहीं सकते हो, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. Article 18, abolition of titles. Article 18 का clause 1 बताता है कि no title being a military or academic distinction shall be conferred by the state. Article 18 clause 2 में बताया गया कि no citizen of India shall accept any title from any foreign state. Article 18 clause 3 में बताया गया कि no person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from any foreign state. समझ में आ गया?
Article 18, Clause 4, no person holding any office of profit or trust under the state shall, without the consent of President, accept any present, emolument or office of any kind from foreign state और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। यानी एक पर्सन जो होल्ड कर रहा है स्टेट राज्य, जो आर्टिकल 12 में बताया गया है, उसके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ट्रस्ट या कोई भी पर्सन होल्ड कर रहा है ना, तो वो बिना प्रेसिडेंट की सहमति के एक्सेप्ट नहीं कर सकता फॉरेन स्टेट का प्रेजेंट, एमोल्यूमेंट या ऑफिस या किसी भी तरह का ऑफिस को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। राइट ऑफ फ्रीडम आर्टिकल 19 में बताया गया है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। इसमें क्लॉज में बताया कि सारे सिटीजन्स का अधिकार है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, असेंबल होने का पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड एम्यूनिशन, फॉर्म करने का एसोसिएशन यूनियंस को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, मूव करने का फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रिसाइड करने का, सेटल करने का किसी भी पार्ट में भारत के टेरिटरी में। और जो 19(1)(f था वो राइट टू प्रॉपर्टी एलिमिनेट कर दिया गया, अभी 300A में चला गया है। प्रोटेक्शन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं रहा। ठीक है। 19(1)(g) क्या है? प्रैक्टिस करना किसी प्रोफेशन का, किसी भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस को प्रैक्टिस करने का। ये तो हो गया 19 क्लॉज 1 की बात। क्लॉज 2 में बताया गया कि नथिंग इन दी क्लॉज ए, सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 यानी 19(1)(a) का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करी जा रही है। शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ or prevent the state from making any law insofar as such law imposes reasonable restriction on the exercise of the rights conferred by the state subclause in the interest of the sovereignty, integrity of India, security of state, friendly relation with foreign state, public order, decency, morality और in relation to contempt of court, defamation और incitement to an offence। यानी आपका जो बोलने का अधिकार है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सोवरेंटी या इंटीग्रिटी के इंटरेस्ट में। अगर भारत की एकता अखंडता के विरुद्ध कोई इंसान बोलता है अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रयोग करके, तो उसको रोका जा सकता है इस ग्राउंड पर कि भारत की अखंडता के ऊपर वो खतरा है, भारत की सिक्योरिटी के ऊपर कोई बात करता है, सिक्योरिटी पे खतरा है अगर इसकी किसी की स्पीच से, या भारत के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेन स्टेट्स का उससे उसको हर्ट कर रहा है कोई अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन की मदद से, तो उसको रोका जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर को खत्म कर रहा है, डिसेंसी या मोरलिटी से उसको खतरा है, डिसेंसी या मोरलिटी को खतरा है उसके स्पीच से, या कोर्ट की अवहेलना हो रही है, कोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा है, डिफेमेशन कर रहा है किसी इंसान की, या एक ऑफेंस को उकसाने के लिए कोई इंसान बोल रहा है, तो उसको रोक सकते हैं, उनकी राइट्स को एक बार रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो 19 क्लॉज 2 बता दिया। 19 क्लॉज 3 में क्या है? नथिंग इन द क्लॉज बी ऑफ द सेड क्लॉज शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ so in far it impose or prevent the state from making any law imposing in the interest of the sovereignty and integrity of India or public order reasonable restriction on the exercise of the right conferred by the said sub clause 2। सब क्लॉज बी जो है ना कि पीसफुली अगर आप बिना गोला बारूद के भी जमा होते हो, तब भी अगर राज्य को लगता है, माने केंद्र सरकार को लगता है, राज्य सरकार को लगता है, राज्य की कानून बनाने वाली संस्था जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को लगता है, या कोई भी दूसरे अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी या कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन को लगता है कि ये तो इनका एसोसिएशन सोवरेंटी, इंटीग्रिटी का या पब्लिक ऑर्डर, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो लॉ ऐसा बना सकते हैं ताकि प्रिवेंट करे, एसोसिएशन को प्रिवेंट करे, असेंबली को प्रिवेंट करे। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है इन ग्राउंड्स पे कि भारत की एकता अखंडता के खिलाफ ऐसा एसोसिएशन पीसफुल भी हो भले ही, तब भी नहीं होना चाहिए। पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ अगर एसोसिएशन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं ऐसे राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 4 क्या बताया? नथिंग इन द क्लॉज सी। क्लॉज सी क्या है कि फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। उसमें पहले वाले क्लॉज में क्या था कि गैदर होना, जमा होना पीसफुली, और सी में क्या था? एसोसिएशन और यूनियन। अच्छा, तो जो क्लॉज सी का बात है ना वो क्लॉज 4 में बताया गया है कि क्लॉज सी का जो रेस्ट्रिक्शन है क्लॉज 4 में बताया गया। नथिंग इन द सब क्लॉज सी of the said clause shall affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interest of the sovereignty and integrity of India, public order or morality, reasonable restriction on the exercise of the right conferred by the said subsection। वही बात है कि पीसफुली असेंबल होना या पीसफुल यूनियन एसोसिएशन को रोका जा सकता है सोवरेंटी इंटीग्रिटी के ग्राउंड पर, उनके इंटरेस्ट में,
कोई लॉ बना के उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी लॉ का ऑपरेशन को रोक नहीं सकता है, आपका अधिकार, फंडामेंटल राइट। वैसा लॉ बनाया गया अगर भारत की एकता अखंडता को बनाने के इंटरेस्ट में कोई लॉ है, पब्लिक ऑर्डर या मोरलिटी को बचाने के लिए कोई लॉ है, तो वैसे ऑपरेशन को अगर आपका अधिकार अफेक्ट कर रहा है, यूनियन बनाने का अधिकार, असेंबली बनाने का अधिकार, एकता अखंडता को अफेक्ट कर रहा है, तो फिर आपका यूनियन और असेंबली बनाने का, पीसफुली गैदर होने का अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। क्लॉज डी और ई क्या बता रहे हैं? डी बता रहे हैं कि फ्रीली मूव करने का टेरिटरी ऑफ इंडिया में, और ई में बता रहे हैं कि रेसाइड और सेटल हो जाने का किसी भी टेरिटरी में, भारत के किसी भी टेरिटरी में। तो क्लॉज 5 बता रहा है कि नथिंग इन द सब क्लॉज डी एंड ई of the state clause shall affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevent the state from making any law imposing reasonable restriction on the exercise of any rights conferred by the said subsection either in the interest of the general public or for protection of the interest of any scheduled tribe। माने शेड्यूल्ड ट्राइब का जगह में आप रिसाइड एंड सेटल नहीं हो सकते, ठीक है, फ्रीली मूव नहीं कर सकते। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई कानून ऑलरेडी बनाया हुआ है और आप रेसाइड एंड सेटल कर रहे हो उस जगह में या फ्रीली मूव कर रहे हो, तो उससे शेड्यूल्ड ट्राइब के कानून का जो है या पब्लिक ऑर्डर का ऐसा कानून है अगर, तो उस पे आपका राइट का एक्सरसाइज उस लॉ को वायलेट अगर कर रहा है तो आपके अधिकार को रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। माने आपका जो अधिकार है ना कि फ्रीली आप भारत के टेरिटरी में घूम सकते हो, रेसाइड एंड सेटल कर सकते हो, वो रेस्ट्रिक्टेड है, माने एब्सोल्यूट नहीं है। उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन टाइम पड़ने पर लगाया जा सकता है, कुछ कंडीशंस पे लगाया जा सकता है, जैसे जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में या शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के इंटरेस्ट में। ऐसे तो है आपके अधिकार, वो गलत नहीं है, लेकिन कुछ ग्राउंड्स पे वो रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्लॉज जी का क्या अधिकार है आपका 19(1) जी का, कि प्रोफेशन या कैरी करने का कोई ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस का, बिजनेस करने का अधिकार है आपको या प्रोफेशन करने का अधिकार है। तो क्लॉज 6 19 का क्लॉज 6 बताता है कि nothing in the sub clause G of the said clause shall affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interest of the general public reasonable restriction in the exercise of the right conferred by the said sub clause, and in particular nothing in the said sub clause shall affect the operation of any existing law insofar as it relates to or prevent the state from making any law relating to professional or technical qualification necessary for practicing any profession or carrying on any occupation, trade or business carrying on by the state or by a corporation owned or controlled by the state or any trade, business, industry or service, whether to the exclusion complete or partial of citizen or otherwise। ये अब समझ में आ गया कि रूल्स बना सकते हैं बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड, तो उस रूल्स से आपका जो बिजनेस और प्रोफेशन करने का जो अधिकार है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो उस रूल्स के हिसाब से आपका जो अधिकार को आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 बताते हैं कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, charged as an offence and nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of that offence। 20 clause 2 no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once। 20 clause 3 no person accused of any offence shall be compelled to a witness against himself। 21 आर्टिकल क्या बताता है, लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी का प्रोटेक्शन। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। 21 ये बताता है राइट टू एजुकेशन। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन of the age of 6 to 14 years in manner as the state may by law determine। 22 में बताता है protection against arrest and detention in certain cases। 22 clause 1 में बताता है no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds of such arrest, nor shall be denied of the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice।
20 का क्लॉज 2 क्या बताता है? एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। माने जो 24 घंटे का टाइम में है, जो जर्नी है ना कि पुलिस स्टेशन से यानी प्लेस ऑफ अरेस्ट से मजिस्ट्रेट तक जाने का जो टाइम है वो छोड़ के 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना पड़ेगा एक्यूज्ड को। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period within the authority of a magistrate। यानी एक इंसान को उस पीरियड के ऊपर से ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है, डिटेन नहीं कर सकते कस्टडी में, वो इलीगल डिटेंशन हो जाएगा, ठीक है। और सीआरपीसी के तहत संगीन मामले में ही पुलिस जो है अरेस्ट करती है, नॉन कॉग्निजेबल मैटर्स में जनरली अरेस्ट नहीं करती है, वो डायरेक्ट जाता है। नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल, कॉग्निजेबल भी बेलेबल मैटर्स में भी अरेस्ट करके बेल, अगर बेलेबल है ऑफेंस तो वो बेल देना ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की, ठीक है। पुलिस स्टेशन से ही बेल लेके छोड़ा जा सकता है एक्यूज्ड को। और नॉन कॉग्निजेबल मैटर्स में बिना मजिस्ट्रेट के वारंट ऑफ अरेस्ट के बिना पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती किसी के नॉन कॉग्निजेबल मैटर्स में, गैर सीरियस मैटर में, नॉन सीरियस मैटर में जो संगीन नहीं है, सीरियस नहीं है, उसमें पुलिस ऑफिसर का राइट टू अरेस्ट नहीं बनता है, ठीक है। 20 क्लॉज 3 नथिंग इन क्लॉज 1 and 2 shall apply sub clause A to any person who for the time being is an alien enemy, or clause B to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention। यानी वो एक्सेप्शन बता दिया था ना मैंने, वही एक्सेप्शन बता रहा है कि एक पर्सन जो है वो अगर एनिमी एलियन है तो उस पर वो रेस्ट्रिक्शन जो है वो पुलिस का 24 घंटे वाला रूल और जो और क्या बताया कि उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा और उसको लीगल प्रैक्टिशनर लेने का अधिकार, तो ये चीज़ उस पर अप्लाई नहीं होता है एलियन एनिमी पे। और इंसान अगर उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अरेस्ट किया जाए कोई पर्सन को तो उस पर भी वो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। क्लॉज 4 बताते हैं कि नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर लॉन्गर पीरियड दैन 3 months। यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन भी 3 महीने से ऊपर नहीं हो सकती जब तक कि एडवाइजरी बोर्ड जो बनेगा एक पर्सन से कंसिस्ट ऑफ पर्सन हु आर और हैव बीन और आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द हाई कोर्ट हैज रिपोर्टेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 3 months दैट देयर इज इन इट्स ओपिनियन सफिशिएंट कॉज फॉर सच डिटेंशन। माने अगर 3 महीने से ऊपर नहीं रख सकते, लेकिन एडवाइजरी बोर्ड का परमिशन होगा जो बनेगा हाई कोर्ट के जज से, अपॉइंटेड एज जज ऑफ द हाई कोर्ट, जज ऑफ द हाई कोर्ट से वो जो बना, ऐसा एडवाइजरी बोर्ड उसको रिपोर्ट किया जाए 3 महीने से पहले कि हमको पुलिस ऑफिसर बोले वैसा एडवाइजरी बोर्ड को कि 3 महीने से ऊपर भी डिटेंशन करना है, तो ऐसा जस्ट ओपिनियन सफिशिएंट कॉज होगा तब वो रख सकते हैं। तो ये बात हो गई। Provided in nothing in this sub clause shall authorize the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under sub clause B of clause 7 or clause B, such person is detained in accordance with the provision of any law made by Parliament under sub clause A and B of clause 7। clause 5 क्या बता रहा है? 22 का clause 5 जो 22 है ना हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका क्लॉज 5 बता रहा है वेयर एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर shall as soon as may be communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order। 22 clause 6 में बताता है nothing in clause 5 shall require the authority making any such order as is referred to in that clause to disclose facts which such authority considered to be against the public interest to disclose। clause 7 बताता है पार्लियामेंट में by law prescribed sub clause A the circumstances under which
and class or classes of cases in which a person may be detained for a period longer than 3 months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an advisory board in accordance with the provision of sub clause A of clause 4. मतलब पार्लियामेंट लॉ से बता सकते हैं वो सिचुएशंस जिसमें कि जो क्लासेस है केसेस का, जिसमें कि इंसान को 3 महीने से ऊपर भी अगर रखना हो बिना एडवाइजरी बोर्ड के एडवाइस लिए, बिना ओपिनियन लिए, ठीक है, तो वो सिचुएशन पार्लियामेंट लॉ से वो बना सकते हैं, लॉ से रेगुलेट कर सकते हैं. ये क्लॉज 7 में बताया गया 22 क्लॉज 7 में. 22 क्लॉज 7 का बी में क्या बताया था? मैक्सिमम पीरियड फॉर विच ए पर्सन एनी पर्सन मे इन एनी क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस बी डिटेन अंडर एनी लॉ providing for preventive detention and clause C the procedure to be followed by an advisory board in an inquiry under sub clause A of clause 4. ये तो बता दिया मैंने सारा कुछ 17 से लेके 22 तक. अगर इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.